Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the meaning of fixed capital. In this lecture, we are going to see the meaning of working capital, factors affecting working capital. Okay. So, working capital. Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. Okay. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं. डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो. ओके. उसके अलावा जो लेबर को आप पेमेंट करते हो, तो ये सब किस में आता है? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है. ओके. After estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. After estimating of fixed capital requirement, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के बाद आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. ओके. उसके अलावा बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली फंक्शंस करने के लिए आपके पास कितना कैपिटल अवेलेबल रहना चाहिए. ओके. सो अ बिजनेस फर्म रिक्वायर फंड्स टू स्टोर एडुकेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक. अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओके. तो इसके लिए बिजनेस फर्म्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल क्या कर सके? स्टॉक में रख सके. ओके. तो उसके लिए फर्म के पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं? फिनिश गुड्स के स्टॉक को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं. ओके. मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा. अगर रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो बिज़नेस जो है अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, बिज़नेस जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग नहीं कर सकता है. ओके. उसको आइडिया आएगा कि कितना हमको प्रोडक्शन करना है, कितना हमको सेल करना है. ओके. तो फिनिश गुड्स का स्टॉक करने के लिए भी कंपनी के पास जो है, बिजनेस के पास जो है कैपिटल का रहना जरूरी है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट. ओके. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. A firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtors. Okay. अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब गुड्स को हम सेल करते हैं कैश में या क्रेडिट में. ओके. अगर हम क्रेडिट में गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको कैश इमीडिएटली नहीं मिलता है. ओके. अगर आप कैश में अगर सेल करते तो आपको क्या होगा? इमीडिएटली कैश आएगा. ओके. अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको फंड्स का अरेंजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है. ओके. तो आपको कस्टमर से, डेटर से जो है आपको फंड्स कलेक्ट करना ज़रूरी होता है. अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर सकते हो. कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स. सिंस अनसर्टेनिटी इज़ ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. ओके. कैश जो है वो ज़रूरी है. ओके. और इसमें हम जो है ओवरहेड्स का भी पेमेंट करते हैं कैश में. ओके. जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया आपका, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, फिक्स ओवरहेड्स हो गए, बराबर. डिफरेंट टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं. ओवरहेड जो है आपके एक एक्सपेंसेस होते हैं. क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, जिसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड रहते हैं. इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है कि अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी थिंग्स जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो मतलब बिना बताए हमको नहीं आती है. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल हम नेचुरल क्लाइमेटिस का ले सकते हैं, जैसे कि टी सुनामी, अर्थक्वेक, उसके ड्रॉट्स. ओके. ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है, ये कभी भी आ सकती है. ओके. इससे क्या होता है कि हमको नुकसान होता है. ओके. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की वजह से जो है बिजनेस को भी लॉस होता है, बिजनेस को भी नुकसान होता है. तो एक तरह का बिजनेस का एक फीचर्स है. ओके. तो ऐसे टाइम पे जो है आपके पास एक्सेस कैश का होना ज़रूरी है. ओके. एक्सेस कैश रहेगा तो क्या हो सकता है कि आपका जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होगा उसको आप बेयर कर सकते हो. ओके. क्योंकि अगर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होगा तो उसी टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए? कैश अवेलेबल रहना चाहिए. अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं कर सकते. ओके. अभी यहाँ पे ओवरहेड का डेफिनेशन दिया है कि ओवरहेड होता क्या है. ओके. ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस required to run a business. Overhead expenses include accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bill, travel expenditure, etc. ओके. ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, बराबर, बिजनेस को रन करने के लिए. तो ओवरहेड एक्सपेंसेस में क्या होता है? आपका अकाउंटिंग का फीस हो गया. अगर आपके यहाँ पे सीए आ रहा है या अकाउंटेंट आ रहा है तो अकाउंटिंग की फीस देंगे हम उसको. अगर आपने एडवर्टाइजिंग किया है तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का हो गया. ओके. डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस है. तो ये किस में आते हैं? ओवरहेड्स में आते हैं. किस में आते हैं? ओवरहेड्स में.
Thus a business firm will have to arrange capital for the following. ओके तो फर्स्ट क्या है, फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज का रहना बहुत जरूरी है. इन्वेंट्रीज को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, स्टॉक. ओके तो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कैपिटल. फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल. ओके रिसीवेबल मतलब क्या हुआ, जहाँ से आपको अमाउंट मिलने वाला है, जो आपने क्रेडिट पे आपने सेल किया है तो वो उसका पैसा आपको जो मिलने वाला है वो क्या है आपके लिए, फाइनेंसिंग रिसीवेबल है. क्या है वो, फाइनेंसिंग रिसीवेबल. फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओके ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो कंटिन्यूस एक्सपेंस होते हैं, जैसा प्रोडक्शन में हो गया, जैसा लेबर चार्जेस हो गया, फिर आपके रॉ मटेरियल जो आप परचेस करते हो सप्लायर के यहाँ से, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया. ओके फिर आपने वेजेस का पेमेंट दिया है, वो भी क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. तो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस एसेट्स इज रेफर टू एज वर्किंग कैपिटल. तो ऐसे कैपिटल जिसका इस्तेमाल, जिसका हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल. सीधी सी बात, मतलब ऐसा कैपिटल जिसका इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए, कंटिन्यूसली चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल. क्या बोलते हैं हम उसको, वर्किंग कैपिटल. द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज. Some authorities consider working capital as equivalent to excess of current assets over current liability. Okay? यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ ने जो है इसका मीनिंग अलग तरीके से बताया. किसी ने अपने ओपिनियंस के हिसाब से उन्होंने मीनिंग दिया है. ओके सबके डिफरेंट क्या यहाँ पे मीनिंग है, उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, इसको डिफाइन किया हुआ है. ओके कुछ अथॉरिटीज ये कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल ऐसा होता है जिसमें करंट एसेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी. ओके दिस अप्रोच रेफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल. ऐसे अप्रोच को क्या बोला जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल. क्या बोला जाता है इसको, नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल क्यों बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ओके मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. ओके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. सो इट इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल. तो ये फॉर्मूला है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. ओके नेक्स्ट है गैसेनबर्ग ने डिफाइन किया है. गैसेनबर्ग डिफाइंड इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. दिस approach refers to net working capital. Okay Gaisenberg does not call it as working capital, he preferred to call it as circulating capital. Okay इसको हम जो है सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसेनबर्ग ने क्या बोला है कि ये क्या है, सर्कुलेटिंग कैपिटल है. क्या है ये, सर्कुलेटिंग कैपिटल. ओके उन्होंने उसको नेट वर्किंग कैपिटल नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है, सर्कुलेटिंग कैपिटल. ओके तो अदर अथॉरिटीज़ क्या बोलते हैं, अदर अथॉरिटीज़ व्यूड वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट एसेट्स. According to J.S. Mill, the sum of current assets is working capital. J.S. Mill क्या डिफाइन कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स होता है. ओके दिस अप्रोच हैज ब्रॉडर एप्लीकेशन. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी. इट रेफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ओके तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये क्या कह रहे हैं कि ये जो करंट एसेट्स जो होते हैं कंपनी के, इसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. क्या बोला जाता है इसको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. So I hope you understand the meaning and definition of working capital. Okay, different authorities provide meaning and definitions of working capital. So first we have seen that excess of current assets over current liability is working capital, and according to Gaisenberg, excess of current assets over current liability is net working capital, but it does not call it as working capital, but it called as circulating capital. Okay, but according to J.S. Mill, working capital means only current assets. According to this approach, what we find out that current assets means what, all current assets. All current assets means gross working capital. Okay, तो इसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे साइक्लिंग फ्लो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, आप रीड कर लेना. बट मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वर्किंग कैपिटल होता कैसे है. ओके सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है, देखो ऑपरेशन दिया है यहाँ पे, फिर प्रोडक्शन दिया है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है. ओके फिर उसके बाद क्या दिया है, रिसीवेबल कैश. ओके तो साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब इसका फ्लो कैसे होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ कैश. ओके कैश रहने के बाद आप क्या कर सकते हो,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सकते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस में आता है? ऑपरेशंस में आता है। ओके, फिर ऑपरेशंस में आपका प्रोडक्शन भी आता है। फिर प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स बनेगा तो आपको इन्वेंट्रीज मेंटेन हो जाएंगे, इन्वेस्ट्रीज बनेंगे। इन्वेंट्री होगा तो क्या करेंगे? आप उसको सेल्स करोगे मार्केट में। सेल्स करोगे, सेल्स किसको करोगे? आप कस्टमर को। तो कस्टमर को करोगे तो आप कैश में भी कर सकते हो, क्रेडिट में भी कर सकते हो। कैश में होगा तो आपको इमीडिएटली कैश आएगा। अगर आप क्रेडिट पे करते हो तो क्या हो जाएगा? वो रिसीवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसीवेबल। फिर रिसीवेबल के बाद हम उसका क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करेंगे तो क्या होगा? आपके पास कैश आएगा। तो इस सब फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्किंग कैपिटल। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए यू नीड अ कैश। ओके, फॉर कैश यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। After paying operating expenses, you have to move on to production. Okay, once you do production, once you produce a particular product, so you will get finished goods. Okay, finished goods means what? You have to store it in inventories. Inventory means stock. Okay, once you finish goods is occur, then you have to sell these finished goods to customer. Okay, customer. So whether you can sell your goods into cash or credit. Okay, once you sell in cash, so you will get immediately cash. Okay, once you sell goods on credit, so it will be receivable. After receivable, you have to collect from your debtors. After collecting your amount, you will get cash. So it is a cycling flow of working capital. It is called as working capital. I hope you understand this. सो इट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो ये जो है मीनिंग और डेफिनेशन था वर्किंग कैपिटल का। अभी हम आगे देखते हैं। नाउ मूव ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स क्या है जिसके थ्रू मतलब हमको ये पता चलेगा कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, firms engage in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concern have to maintain a small working capital because of continuous flow of cash from their customers. Okay. On the contrary, if the business is dealing in luxurious products, it requires huge amount of working capital as sale of luxurious items are not frequent. Okay. So nature of business. नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब आपको कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली जो है कैश इनफ्लो होना ज़रूरी है। ओके, अगर आपका कैश इनफ्लो नहीं रहेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन नहीं हो सकता है। बिकॉज कैश इनफ्लो होने से क्या होता है कि आप जो है आपके लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हो। ओके, लायबिलिटीज़ अगर आप पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि कंपनी जो है डेट में चले जाएगी। उसी तरह यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी के बारे में बताया गया कि पब्लिक यूटिलिटी एक ऐसा यूटिलिटी कंसर्न होता है जो स्मॉल वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करता है, जिसमें हम कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश को मेंटेन करते हैं। मतलब कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसके थ्रू क्या होता है कि कंटिन्यूसली कैश का फ्लो होता है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हैं। ओके, इफ़ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट, अगर बिजनेस का डीलिंग लग्जरियस प्रोडक्ट्स में होता है तो यहाँ पे जो है ना ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और लग्जरियस आइटम्स का ज़्यादातर सेलिंग नहीं होता है, बट अगर फ्यूचर में लग्जरियस आइटम्स का प्रोडक्शन होता है कंपनी के अंदर तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लग्जरियस आइटम मतलब जैसे कि मर्सिडीज़ हो गया, फरारी हो गया, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ट्रेडिंग merchandising firms which are concerned with distribution of goods have to carry big inventory of goods to meet customers demand and have to extend credit facility to attract customers, hence they need large amount of working capital। अगर किसी का ट्रेडिंग का बिजनेस है, ओके, तो यहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस को गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि हैवी बिग इन्वेंट्रीज है, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेंट्रीज है, बड़े बड़े जो स्टॉक्स है, उसको अगर कस्टमर तक पहुँचाना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा
क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड है तो हमको क्या करना है, कस्टमर को सेल करना है, ओके। और कस्टमर को हमको क्या करना है, क्रेडिट पे सेल करना है। किस पे करना है, क्रेडिट पे सेल करना है, ताकि कस्टमर जो है हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ओके। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्रीज जो है ना वो बिग है, ज़्यादा है। इसके वजह से आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट पे आपको सेल करना है, और उसका मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करना है, और वो भी क्रेडिट पे करना है, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, ओके। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आया सच में। मर्केंटाइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या होलसेलिंग का बिजनेस हो गया, रिटेलिंग का बिजनेस हो गया, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केंटाइजिंग बिजनेस या मर्केंटाइजिंग फर्म। सो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। मतलब हमको ये देखना पड़ता है कि बिजनेस स्मॉल है कि बिग है। स्मॉल रहेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर आपका बिजनेस बिग रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैश इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कैश आउटफ्लो, ओके। सो सेकेंड इज साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने नेचर ऑफ बिजनेस में देखा, उसी की तरह यहाँ पे भी वही है, सिमिलर पॉइंट है ये, ओके। साइज ऑफ बिजनेस में वही आएगा कि अगर आपका लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपका स्मॉल स्केल ऑपरेशंस है तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। So this is the most important factors affecting size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is increase in the amount of working capital and vice versa. Okay, volume of sales के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी जो है आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स हाई है, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, बूम, बूम मतलब क्या हुआ, इंक्रीज, मतलब आपका सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा, कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो उसका अपोजिट क्या होगा, अगर आपका सेल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सेल्स आपका कम है, तो आपका कैश इनफ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश इनफ्लो कम होगा तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है जिससे जो है वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। फोर्थ इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में, ओके। तो फिनिश गुड्स में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन साइकिल। If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it require less working capital. अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है लॉन्गर है, लॉन्गर मतलब आपका जो ड्यूरेशन है मे भी हो सकता है 2 years 3 years के लिए हो, या फिर अगर आवरली बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे हो सकता है 12 आवर्स का हो या 24 आवर्स का हो। तो अगर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल रहेगा तो इसमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अगर छोटा रहेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम रहेगी। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो, मतलब पर डे के हिसाब से आपको कितना डिमांड है मार्केट में, तो उस डिमांड के हिसाब से आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसके हिसाब से भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका डिमांड ज़्यादा है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो उसका अपोजिट समझ लो आप कि प्रोडक्शन साइकिल कम रहेगा, प्रोडक्शन आपका कम रहेगा तो इसका मतलब क्या है, डिमांड कम है, डिमांड कम है मतलब प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम रहेगा तो क्या होगा, आपको एक्सपेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कैश आपको लगाना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ओके। सो प्रोडक्शन साइकिल भी एक फैक्टर होता है जिससे वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब क्या, ऊपर तो प्रोडक्शन साइकिल था, अभी ये क्या है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बिजनेस साइकिल जो आपका इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, मतलब आपका जीडीपी कैसा है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे दिया है, वेयर देयर इज़ अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज। अगर आपकी इकोनॉमी बूम है, इकोनॉमी में डिमांड है, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी हाई लेवल पे है, तो यहाँ पे सेल्स भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉक्स भी बढ़ जाएगा, ओके। सो इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, दिस रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल।
ड्यूरिंग रिसेशन, अब जब रिसेशन आएगा तो क्या होगा, सेल्स विल डिक्लाइन, सेल्स जो है कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मंदी का दौर रहेगा तो क्या होगा, सेल्स भी कम हो जाएगा, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा। ओके, मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेल्स इंक्रीज नहीं होगा, सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले कम हो जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो इसमें जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। तो बिजनेस साइकिल भी एक ऐसा फैक्टर रहता है जिससे वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। 6 जो आपका टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, परचेस एंड सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी परचेस एंड सेल्स, परचेस एंड सेल्स मतलब क्या हुआ, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल्स देन इट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस। ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, जैसे कि परचेस और सेल्स हो गया। ओके, अब परचेस आप कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो और उसको आप क्रेडिट पे भी सेल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका अपोजिट क्या होगा, अगर परचेस कर रहे हो आप क्रेडिट पे, ओके, लेकिन आप सेल्स जो कर रहे हो ना वो कैश में कर रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि कैश का आना आपके पास जरूरी हो जाता है, मतलब कैश आपके पास आएगा ही आएगा अगर आप कैश में सेल्स करोगे तो। ओके, अगर आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो तो वो फेवरेबल है, लेकिन अगर वो उसी के अपोजिट में अगर आप कैश में सेल्स करोगे तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप कैश सेल्स की जगह पे क्रेडिट सेल्स करते हो और क्रेडिट परचेस भी करते हो ना, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए एक अगर आपका क्रेडिट परचेस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, कैश सेल्स होना चाहिए। ओके, अगर हम लोग कैश में परचेस करते हैं तो फिर क्रेडिट सेल्स करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। 7 पॉइंट क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। ओके, क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप क्रेडिट पे सेल करते हो। ओके, फिर आपका कलेक्शन पॉलिसीज होता है, तो उससे आप क्या करते हो, क्रेडिट कंट्रोल करते हो। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। ओके, अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल जो है अच्छा है, जहाँ पे आपको इमीडिएटली जो है कैश मिल जाता है, ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये क्या है आपके लिए फेवरेबल है। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड। ओके, तो अगर आपका क्रेडिट पॉलिसी जो है ज़्यादा एक्सटेंड होता है, अगर वो लिबरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फंड करना भी जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो बैड डेब्ट जो है हो सकता है, बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ इरिकवरेबल फ्रॉम सन्डे डेटर्स, दैट इज़ कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। मतलब एक ऐसा बैड डेब्ट्स हो जाता है जैसे कि हम लोगों ने सामने वाले कस्टमर से कैश कलेक्ट ही नहीं किया, अमाउंट कलेक्ट ही नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा डूब गया। देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आपका बैड डेब्ट्स बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सो द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। ओके, सो अगर कैश हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे सेल्स करके, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। उसका ये अपोजिट अगर क्रेडिट सेल्स करेंगे तो क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, सो 8 इज ग्रोथ एंड एक्सपांसन। The working capital requirement of a firm will increase with growth of a firm. A growing company needs funds continuously to support large scale operation. ग्रोथ एंड एक्सपांशन की वजह से जो है वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो है अफेक्ट पड़ता है, बराबर। मतलब जैसे जैसे आपका कंपनी ग्रो होगा तो वैसे वैसे आपको जो है कंटिन्यूसली फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास कैश अवेलेबल रहना ज़रूरी है। ओके, कैश अवेलेबल रहेगा तो क्या होगा, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, बराबर, अदरवाइज आप एक्सपांड नहीं कर सकते। 9th पॉइंट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री कॉल्स फॉर हायर लेवल फॉर वर्किंग कैपिटल। ओके, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के बीच में। ओके, मतलब जितना रिक्वायरमेंट रहेगा मार्केट में, जितना डिमांड रहेगा उतना आपको क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रहेगा, इन्वेंट्री आपका हाई रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हाई रहेगी। अगर आपका इन्वेंट्री लो रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, लो होगी।
And the last point is external factors. Okay, external factors: if financial institution, banks provide funds to the firm as and when required, the need for working capital is reduced. Okay, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है. जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बिजनेस या इंडस्ट्रीज को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और एक बैंक होती है जो लोन प्रोवाइड करती है. तो जब कभी भी कंपनी को, फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो है क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है. ओके, तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक फंड प्रोवाइड करती है तो उससे क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. बराबर. ओके, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर लास्ट पॉइंट था आपका. सो दीज आर द 10 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द business. Okay, so I hope you understand this topic, working capital. Okay, so fixed capital and working capital is very important board point of view. Okay, so you have to go through these two topics, fixed capital and working capital, and it is definitely come for 5 marks in your board exam. It will come in distinguish between of the following. Okay, so it is the most important topics, so you have to go through in this chapter. So now move on to capital structure. It is also very important topics. Okay, capital structure. So capital, a company can raise its capital from different sources, that is own capital or borrowed capital or both. The own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserves and surplus. On the other hand, borrowed sources are debenture, loans, etc. A combination of different sources are used in capital structure. It is nothing but security mix. Okay, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है ना कैपिटल को रेस करती है अलग अलग सोर्सेज से. ओके, तो कंपनी के पास यहाँ पे 2 सोर्सेज होते हैं. एक होता है ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल. ओन कैपिटल मतलब क्या हुआ, खुद का कैपिटल. और बोरोड कैपिटल मतलब जो कर्जा लिया है हम लोग ने, डेब्ट दिया है, उसको हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं. तो ओन कैपिटल आपका कैसे बनता है, हाउ इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल से बनता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से बनता है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस से बनता है. ओके, तो ये क्या है आपका ओन कैपिटल. सो इक्विटी शेयर होल्डर जो है आपके क्या होते हैं, ये परमानेंट शेयर होल्डर होते हैं. ओके, रियल ओनर होते हैं कंपनी के. तो एक बार जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमेशा के लिए कंपनी के क्या बन जाते हैं, परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, रियल ओनर बन जाते हैं. ओके, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ये रिस्की कैपिटल होता है. ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहाँ पे कंपनी जो है पहले प्रेफरेंस देती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो है पहले रीपेमेंट किया जाता है. ओके, और यहाँ पे जो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये लेस रिस्की होता है. और इक्विटी शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड का जो रेट है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, और प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है. रिजर्व से सरप्लस, रिजर्व सरप्लस जो है कंपनी का एक रिजर्व होता है जिसमें कंपनी जो है एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल करने के पेमेंट करने के बाद, डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद, टैक्स का पेमेंट होने के बाद जो पैसा बचता है वो कहाँ पे जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है. तो रिजर्व सरप्लस का यूटिलाइजेशन कब कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी के टाइम पे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के टाइम पे, जब कभी इमरजेंसी में कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी कैश की अमाउंट की, तो उस टाइम पे हम रिजर्व से सरप्लस को यूज़ करते हैं. तो ये आपका क्या है, ओन कैपिटल है, खुद का कैपिटल है. उसके बाद है बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल मतलब क्या हुआ, एक तरह से आप कर्जा ले रहे हो आउटसाइडर से, जैसे कि डेबेंचर्स हो गए, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए. बराबर. तो यहाँ पे मोस्टली आपको डेबेंचर्स और लोन्स के बारे में सुनने मिलेगा. ओके, डेबेंचर्स क्या होता है, डेबेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट होता है. क्या होता है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट. डेबेंचर सर्टिफिकेट के थ्रू डेबेंचर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी को कर्जा देते हैं. क्या करते हैं, कंपनी को कर्जा देते हैं. तो कंपनी उसके बदले में क्या देती है उनको, कंपनी की रिटर्न इन फेस ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के फेस में वो क्या करते हैं, रिटर्न देते हैं, इनकम देते हैं किसको, डेबेंचर होल्डर को. ओके, तो डेबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंपनी को 2 लाख की रिक्वायरमेंट है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे. किसको, डेबेंचर होल्डर को. जो पब्लिक है उनको हम क्या करेंगे, डेबेंचर इशू करेंगे. तो कंपनी के क्या बन जाएंगे, डेबेंचर होल्डर बन जाएंगे. तो उस डेबेंचर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में वो क्या करेंगे, जैसे कंपनी को मान लो 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी के अंदर. तो कंपनी क्या बोलेगी कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे. तो कंपनी जब उनको 10% इंटरेस्ट देगी ना, तो उसमें क्या होगा कि जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, मतलब जब उनको हम लोग को रीपेमेंट करना रहेगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इंटरेस्ट के साथ में रीपेमेंट कर सकते हैं.
ओके जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी कंपनी को 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो हम डिबेंचर होल्डर को क्या बोलेंगे कि 2 लाख का आप पेमेंट कर दो, हम आपको इंटरेस्ट के साथ में जो है आपको 2 ईयर्स के बाद हम प्री पेमेंट कर देंगे। तो 2 ईयर्स के बाद जो है इंटरेस्ट के साथ में डिबेंचर होल्डर को पैसा मिल जाएगा। तो एक तरह का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कर्जा लिया है ओके डिबेंचर होल्डर से। तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग दूसरे वर्ड में क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, डिबेंचर होल्डर इज द डैश, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा ओनर, इन्वेस्टर या क्रेडिटर। तो डिबेंचर होल्डर क्या होता है, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, कर्जदार होते हैं वो। उसके बाद होता है लोन्स। लोन्स मतलब बैंक से आपने लोन लिया, ये भी आपका क्या है, बोरोड कैपिटल होता है ओके। तो इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, किसका, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का ढांचा बोलते हैं इसको, कैपिटल की संरचना बोल सकते हैं ओके, फाउंडेशन बोल सकते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल जो बनता है वो 2 कैपिटल से बनता है, एक ओन कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या बनेगा आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कंपनी का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इनको सिक्योरिटी मिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी मिक्स। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन ओके। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे रेशियो डिसाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल का ओके। कितने रेशियो में हम जो कैपिटल मेंटेन करेंगे ओके, और कितने परसेंटेज में हम सामने वाले को डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो इसमें दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर में ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है आर एच वेसल ने और जॉन हैम्पटन ने। तो यहाँ पे आपको दोनों डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न 2 definitions ओके, यू हैव टू राइट ओनली 1 definitions, बट यू हैव टू राइट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर एच वेसल और जॉन हैम्पटन, बट एज इट इज यू हैव टू राइट बिकॉज यू कैन नॉट राइट इट योर ओन ओके। सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू ऑथर्स राइटिंग। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज ओके। बिजनेस एंटरप्राइज में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोर्सेज ऑफ फंड्स किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू आर एच वेसल ओके। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, तो उसको आर एच वेसल ने क्या बोला है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला है ओके। जॉन हैम्पटन क्या बोलते हैं कि अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। जॉन हैम्पटन क्या बोलते हैं कि फर्म्स का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे रिलेशन होता है किसके बीच में, डेब्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशंस होता है ओके। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है आपका, फर्म का फाइनेंसिंग बन जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है ओके। और एक तरह का ये एसेट क्रिएट होता है, क्या होता है, ये एसेट्स क्रिएट हो जाता है ओके। तो इन दोनों डेफिनेशन से व्हाट वी कंक्लूड दैट with the above definitions we find out that capital structure is composed of own funds and borrowed funds okay. Own funds means share capital, that is equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, whereas borrowed funds represent debentures, bank loan okay, long term loans provided by financial institutions। तो इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है ओके। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी अबव वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ। सो नाउ इट इज components of capital structure is given here. So first is equity share capital, and second preference share capital, third retained earnings, fourth borrowed capital. So we will see one by one what is equity share capital. Equity share capital means what? It is the basic source of financing activity of business. Equity shares are shares which get dividends and repayment of capital after it is paid to preference shares. They own the company, they bear ultimate risks associated with ownership, they carry dividend at fluctuating rate depending upon the profits. Okay, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये सोर्स होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए. ओके, इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे उनको डिविडेंड जो है ना फिक्स मिलता है. ओके, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल का रीपेमेंट कब होता है? जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर को पेमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को हम पेमेंट करते हैं. ओके, और इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना कंपनी के मालिक होते हैं. क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं. और सबसे ज़्यादा जो रिस्क को बेयर करने वाले जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं. कौन होते हैं? वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं. और इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड जो मिलता है, उनका जो इनकम मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है. फ्लक्चुएटिंग रेट मतलब क्या हुआ?
आपका जो रेट है किसका, डिविडेंड का, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड कैसे मिलेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। इफ प्रॉफिट इंक्रीजेस यू विल गेट मोर डिविडेंड। अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा। इफ़ यू गेट लेस प्रॉफिट देन यू विल गेट लेस डिविडेंड। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Preference share carry preferential right as to payment of dividend and have a priority over equity shares for return of capital when the company is liquidated. These shares carry dividend at fixed rate. Okay, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, पहले डिविडेंड इनको दिया जाता है, इनको पूरा रीपेमेंट किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, और इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है वो, फिक्स। जैसे कि हम लोगों ने इक्विटी शेयर में देखा था, इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, और प्रेफरेंस शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, तो इस साल भी आएगा कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी पूछा इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे, फ्लक्चुएटिंग। अगर प्रेफरेंस का पूछा तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स। एंड द नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, ये रिटर्न अर्निंग जो है आपका इंटरनल सोर्स होता है फाइनेंस का। ओके, ये इंटरनली आपको जो है अर्निंग होता है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इकट्ठा करते हैं, प्रॉफिट को कलेक्ट करते हैं, बट ये इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता है। यहाँ पे आउटसाइडर्स का कुछ रोल नहीं होता है। कंपनी जो है इंटरनली क्या करती है, फाइनेंस को कलेक्ट करती है, ये इंटरनल सोर्स होता है, ये एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग मीन्स फॉर, जैसे आपका रिजर्व से सरप्लस होता है, बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग्स। नेक्स्ट इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में आपका डिबेंचर्स होते हैं और टर्म लोन होते हैं, बराबर। तो डिबेंचर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। तो फिर से वंस अगेन वी विल सी द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय कंपनी। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। ओके, यहाँ पे डिबेंचर का मतलब क्या बोला है कि ये एक्नॉलेजमेंट होता है, ये एक तरह का लोन होता है जो जो कंपनी रेज करती है। ओके, तो इसके बदले में कंपनी क्या करती है, कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। ओके, कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, बराबर। तो ये क्या है आपका डिबेंचर। डिबेंचर क्या है, ये बोरोड कैपिटल है। क्या है ये, बोरोड कैपिटल। उसके बाद टर्म लोन आता है। ओके, टर्म लोन जो है एक तरह का लोन होता है जो बैंक जो प्रोवाइड करती है, उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड करती है। टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे कैरिड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, टर्म लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, सो अभी इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको यहाँ पे बैलेंस शीट को समझना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कंसिस्टिंग होता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपने फाइनल अकाउंट स्टडी किया है 11th में। ओके, तो 11th में आपने जो फाइनल अकाउंट देखा था तो उसमें आपने देखा था कि बैलेंस शीट कैसे बनता है आपका, लायबिलिटीज़ और एसेट से। ओके, तो लायबिलिटीज़ में क्या आते हैं आपके, शेयर कैपिटल और लायबिलिटीज़ आते हैं। ओके, और एसेट्स तो आपको पता है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो इस जो लेसन में जो है हम सिर्फ लायबिलिटीज़ देखेंगे, बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटीज़ पार्ट देखेंगे, क्योंकि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनता है वो शेयर कैपिटल से बनता है। ओके, तो इस बैलेंस शीट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ 1 by 1। जैसे कि यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या बोला है यहाँ पे, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका मतलब आपके कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 10,000। तो कंपनी क्या करेगी, 10 रुपीज़ के भाव से क्या करेगी, शेयर होल्डर को इशू करेगी। तो इसके बदले में कंपनी को कितना पैसा आएगा, 1 लाख का। कितना पैसा आएगा, 1 लाख का। अभी ये जो 1 लाख का जो पैसा आया है बैलेंस शीट में, जो हमको लायबिलिटीज में दिख रहा है 1 लाख, तो ये 1 लाख का पैसा हमारे कंपनी में आया। किधर आया है, हमारे कंपनी में। तो ये 1 लाख का जो पैसा है ये आपके लिए लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया, ये लायबिलिटी। अब आपके लिए लायबिलिटी क्यों है, जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में,
हमने कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हाँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बिजनेस और ओनर ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्या होता है बिजनेस? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। और एक पर्सन जो होता है, ओनर जो होता है, वो क्या होता है, नेचुरल पर्सन होता है। जिसको ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल पर्सन, और जिसको कानून ने बनाया वो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, जो बनावटी इंसान होता है। बराबर। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी जो दिया होता है ना, जैसे कि अभी आपके माइंड में क्वेश्चन चलता रहेगा, सर हमने 10,000 का इक्विटी शेयर इशू किया और हमको कितना रुपीज़ आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, तो ये तो सर पैसा हमारा हुआ ना, तो हमारे लिए लायबिलिटी क्यों हुआ? ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे माइंड में कि सर ये लायबिलिटी कैसे हो गई, ये तो हमारे पास पैसा आ रहा है उल्टा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी। ये तो एबीसी कंपनी है ना, ये क्या है, आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है ये? आर्टिफिशियल। कंपनी को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। अब आपको तो कंस्ट्रक्शन से लेके पूरा आपको दिखाई देगा कि हाँ ये बिल्डिंग है, ये कंपनी है, बराबर। लेकिन वो कंपनी नाम का बंदा आपको दिखाई देगा क्या? जैसे कि ओम साई इंग्लिश हाई स्कूल का चलते हुए देखा है आपने कभी? नहीं देखा। ओम साई स्कूल जो है ना बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अपने एक जगह पे ही है, बराबर। तो ये ओम साई इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो है ना, ये क्या है, आपका बनावटी इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको लॉ ने बनाया है, बराबर। समझ में आया आपको? तो जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड दिया है। ओके, और यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जो इक्विटी शेयर्स है, जो मतलब पब्लिक जो है, उनको हम लोगों ने क्या किया है, 10,000 का इक्विटी शेयर्स दिया है 10 रुपये के भाव से। तो कंपनी को कितना पैसा आया? 1 लाख का आया, बराबर। अब ये जो 1 लाख का जो पैसा आया कंपनी में आया, बराबर। अब जो पैसा लगा रहे वो कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर है। तो जैसे मैंने ऊपर बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, बराबर। तो जो बंदा कंपनी में पैसा लगाएगा तो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा, बराबर। तो अब अभी आ जाओ हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओनर जो है बिजनेस से अलग होता है, बराबर। तब इस ओनर ने 1 लाख का जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उसका और बिजनेस का जो है क्या है, कनेक्शन नहीं है। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपया लाया ओनर ने, लाया, बट किधर लाया? उसने अपनी कंपनी में ही लेके आया। लेकिन कंपनी के हिसाब से क्या हो जाएगा? वो लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपनी के हिसाब से लायबिलिटी हो जाएगा। अभी कंपनी के हिसाब से लायबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि कंपनी ने जो है ना पैसा उनसे लिया है। किससे लिया है? ओनर से पैसा लिया है। तो जब पैसा लिया है तो आने वाले टाइम पे कभी ना कभी कंपनी को जो है ना वो पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बराबर। मतलब जो 10,000 इक्विटी शेयर हम लोगों ने पब्लिक को जो दिया था, तो पब्लिक ने उसके बदले में हम लोग को 10 रुपये के हिसाब से कितना दिया? 1 लाख दिया, बराबर। तो ये 1 लाख का पेमेंट कभी ना कभी फ्यूचर में कंपनी को जो है ना अपने ओनर को देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहाँ पे आ गया? लायबिलिटीज़ में आ गया। कहाँ पे आ गया ये? लायबिलिटीज़ में। मोस्टली स्टूडेंट जो है ना इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो समझ जाते हैं कि लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? कंपनी का कर्जा। ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे एक कंसेप्ट होता है कि लायबिलिटी में आना क्यों जरूरी है, वो लायबिलिटी में क्यों आया, ओके, फिर वो करंट लायबिलिटी में क्यों आया, ये सब इसके पीछे आपको जाना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझाइए कि लायबिलिटी क्या होता है कंपनी का, एसेट्स क्या होता है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में लेके गया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, बराबर। उसके बाद 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। अभी देखो इक्विटी शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया, अभी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स ने इन्वेस्टमेंट किए 100 रुपीज़ के भाव से। तो हमको कितना पैसा है कंपनी को? 5 लाख। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भले कंपनी के ओनर है, लेकिन कंपनी की भी एक जिम्मेदारी बनेगी, उनकी एक लायबिलिटी रहेगी कि फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट के साथ, डिविडेंड के साथ में हमको क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है। तो इसीलिए कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। उसके बाद रिजर्व से सरप्लस। अब आपके माइंड में चलता रहेगा कि सर रिजर्व से सरप्लस क्यों आया यहाँ पे? रिजर्व से सरप्लस तो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है, तो ये लायबिलिटी कैसे हुआ? तो लायबिलिटी इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पैसा जो है ना, ये ओनर का पैसा है। किसका पैसा है ये? ओनर का, बराबर। ओनर ने क्या किया? पैसा यहाँ पे जमा किया। तो भले वो कंपनी में आया है पैसा, लेकिन कभी ना कभी ये पैसे का हम लोग को यूटिलाइज करना है फ्यूचर में। तो इसीलिए हमारे लिए क्या होता है? ये लायबिलिटीज़ होता है। क्या होता है ये? लायबिलिटीज़। ओके, उसके बाद क्या है आपका 10% डिबेंचर्स। ओके, तो 10% डिबेंचर्स क्या है? आपके बोरोड कैपिटल है। क्या है ये? बोरोड कैपिटल। किसी से आपने कर्जा लिया है, मतलब 10% डिबेंचर सर्टिफिकेट सामने वाले पर्सन को आपने दिया और उसको क्या बोला कि एक काम कर, मैं तेरे को ना 10% का डिबेंचर देता हूँ, उसके बदले में तू मेरे को है ना 1000
का डिबेंचर दे दे 100 के भाव से, तो वो 1000 डिबेंचर जो है ना 100 रुपये के भाव से मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर है। क्या है वो हमारा डिबेंचर होल्डर है, बरोबर। तो अभी 1 लाख का क्या आ गया आपके पास, डिबेंचर आ गया। तो डिबेंचर आपको फ्यूचर में क्या करना है, उसका रीपेमेंट करना है, तो इसीलिए हमारे लिए क्या है ये लायबिलिटी है। उसके अलावा आपका आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपको पता है, सन्ड्री क्रेडिटर एक तरह के आपके सप्लायर होते हैं। बिल्स पेबल भी जो है, अगर आपने रॉ मटेरियल जो है क्रेडिट पे परचेस किया है तो फ्यूचर में आपका बिल्स पेबल बन जाएगा। ओके, तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कंसिस्ट होता है, own capital and borrowed capital. How capital structure is consisting of own capital and borrowed capital, and what comes under own capital, equity share capital, preference share capital and reserves and surplus, and what comes under borrowed capital, debentures and term loans. Okay, so I hope you understand the concept of capital structure. capital structure का concept आपको समझ में आया रहेगा। एक यहाँ पे example दिया है, example is given over capital structure. Capital structure is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserves plus debentures. So all these combination of this it becomes a capital structure. Okay, तो ये सब मिला के क्या बन जाता है, आपका capital structure बन जाता है। और लास्ट पॉइंट आपका जो दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, और it is very very important, it will comes for 5 marks in distinguish between, so you have to go through this. So now we will revise this fixed capital and working capital one by one. So meaning is given of fixed capital and working capital. Fixed capital means what? Fixed capital refers to any kind of physical asset that is fixed assets. फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जिसमें फिजिकल एसेट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं हम उसको, फिक्स एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब किस में आते हैं, आपके फिक्स एसेट्स में। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं हम उसको, फिक्स कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सम ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के टोटल को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि वो करंट एसेट रहेगा तो आपके पास क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। तो कैश इनफ्लो होगा मतलब क्या होगा, आपके पास वर्किंग कैपिटल रहेगा। नेचर, फिक्स कैपिटल जो है ये परमानेंटली रहता है। फिक्स कैपिटल स्टे इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। ओके, इट इज़ नॉट फॉर टेम्पररी। फिक्स कैपिटल यूज फॉर परमानेंटली। जैसे जस्ट अबव आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, एंड वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग। वर्किंग कैपिटल जो है आपका सर्कुलेटिंग होता है, ये चेंजेस होते रहता है। ओके, इसका जो है कंटिन्यूस फ्लो होता है बिजनेस में। इसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको एक्सपेंस कैश की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये कंटिन्यूसली होता है। पर्पस, it is invested in fixed assets such as land and building, equipment, etc. and working capital invested in short term assets such as cash, discount, receivable, inventory, etc. तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है वर्किंग कैपिटल। ओके, और फिक्स कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सोर्सेज क्या है फिक्स कैपिटल के, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे ऊपर, शेयर्स को सेल करके, डिबेंचर्स को इशू करके, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स को इशू करके हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल को बिजनेस में लेके आ सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फ्यूचर में प्रॉफिट को बनाना। ओके, और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है कि इमीडिएट रिटर्न्स आना चाहिए, इमीडिएटली कैश आना चाहिए वर्किंग कैपिटल में। रिस्क, ओके, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। फिक्स कैपिटल में आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है और वर्किंग कैपिटल में कम होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ वी हैव कंक्लूडेड आवर फर्स्ट चैप्टर, okay, corporate finance. So now next lecture we will see second chapter. Okay, so you have to go through this summary. Okay, so we have concluded this chapter number 1. Thank you.